नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका समष्टि अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। इससे पहले हमने चर्चा की व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त किन किन बातों की सावधानी रखी जानी चाहिए। इनमें पहली जो चीज़ है वो है सरकार द्वारा प्रदत्त कानूनी व्यवस्था संबंधी सेवाएँ। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने में सरकारी सेवाओं के आकलन के संबंध में समस्या उत्पन्न होती है। सरकार द्वारा अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें पुलिस प्रशासन है, सैन्य सेवाएं हैं, इसके अलावा सामान्य प्रशासन और कानूनी सेवाएं हैं। तो क्या सरकारी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए, अर्थात इन सेवाओं पर जो सरकार द्वारा खर्च किया जाता है उनको राष्ट्रीय आय में शामिल होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अगर वे अंतिम माल हैं अर्थात फाइनल प्रोडक्ट्स हैं तो उनको राष्ट्रीय आय में उन पर जो व्यय किया गया है वो शामिल किया जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और यदि वो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं तो उनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इस पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। हम देखते हैं एक एक करके उन्होंने क्या कहा है। इसके बारे में एक दृष्टिकोण यह है कि यदि पुलिस, सैन्य, कानूनी और प्रशासनिक सेवाएं लोगों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं तो उन्हें अंतिम सामान माना जा सकता है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट माना जा सकता है, और इसलिए इनको राष्ट्रीय आय का हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इन पर जो व्यय सरकार द्वारा किया जा रहा है उनको राष्ट्रीय आय में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। यदि वे शांति और सुरक्षा बनाए रखकर उत्पादन प्रक्रिया के सुचारू संचालन में मदद करते हैं तो वे मध्यवर्ती सामान की तरह हो गई, तो उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दो विरोधी मत हैं। तो वास्तव में है यहाँ पे स्पष्ट सीमांकन करना पॉसिबल नहीं है कि कौन सी सेवा का कौन सा हिस्सा जो है वो मध्यवर्ती है और कौन सा अंतिम वस्तु है। तो यहाँ एक सामान्य बात जो अपनाई गई है, सामान्य दृष्टिकोण जो अपनाया गया है कि ऐसी सभी सेवाओं को अंतिम सामान माना जाए और उनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट है कि सरकार द्वारा जो इस तरीके की कानूनी और प्रशासनिक सेवाएं दी जा रही हैं, सुरक्षा सेवाएं दी जा रही हैं, उन सबको राष्ट्रीय आय में हमें शामिल करना होता है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे बिंदु पर, जिसमें है हस्तांतरण भुगतान। तो राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान सही समस्या उत्पन्न करते हैं कि सरकार जो है उसमें बहुत सारे लोगों को अनेक तरीके से हस्तांतरण भुगतान या हस्तांतरण आय प्रदान करती है, जैसे कि पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, सब्सिडी है और राष्ट्रीय ऋणों पर जो ब्याज दिया जाता है, ये सब चीज़ें हस्तांतरण भुगतान का हिस्सा हैं। इनके बदले में सरकार को ना तो कोई सेवाएं प्रदान की जाती है, ना ही कोई वस्तु की आपूर्ति की जाती है। तो ये सभी सरकारी व्यय हैं, लेकिन इन्हें नहीं किया जाता है क्योंकि इन्हें चालू वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में शामिल किए बिना भुगतान किया जाता है। तो इसका उत्पादन से सीधा कोई संबंध नहीं होता है, ना ही उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते या घटाते हैं। तो इस प्रकार से जो हस्तांतरण भुगतान होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, इनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो वर्ष के दौरान कोई भी उत्पादक कार्य किए बिना सरकार द्वारा वेतन और बेरोजगारी भत्ते को भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार से सब्सिडी भी उत्पादों के बाजार मूल्य को कम करती है तथा राष्ट्रीय व सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज भी एक हस्तांतरण भुगतान माना जाता है, क्योंकि ये भी सरकार द्वारा व्यक्ति और फर्मों को उनके पिछले समय की बचतों पर बिना किसी उत्पादक कार्य के भुगतान किए जाते हैं। इस तरीके के जो भी पेमेंट है वो सब हस्तांतरण भुगतान है और इनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा बिंदु है टिकाऊ उपभोग वाले उपभोक्ता सामान, यानी कि ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो टिकाऊ उपभोक्ता वाले जो सामान होते हैं उनके बारे में भी समस्या पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको एक वर्ष में ख़रीदा जाता है, लेकिन उनका उपयोग जो होता है वो लंबे समय तक किया जाता है, जैसे स्कूटर है, कार है, पंखे है, टीवी है, फर्नीचर है। तो ये सब क्या है, ड्यूरेबल गुड्स हैं या टिकाऊ उपयोग वाली उपभोक्ता सामग्री है। तो ये किसी एक साल में खरीदेंगे और इनका उपयोग कई सालों तक किया जाएगा। तो क्या उन्हें राष्ट्रीय आय के अनुमानों में निवेश व्यय या उपभोग व्यय के तहत शामिल किया जाना चाहिए, पहली समस्या। दूसरा कि उनको कौन से वर्ष में शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ यह स्पष्ट रहे कि जो उपभोग इन व्ययों को अंतिम उपभोग व्यय माना जाएगा अगर इनसे कोई उत्पादक कार्य नहीं किया जाता है, आय अर्जन का कार्य नहीं किया जाता है, और इनको
कौन सी ईयर में शामिल किया जाएगा, अर्थात जिस वर्ष इनका उत्पादन और बिक्री हुई उसी वर्ष इनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, बाद में इनको नहीं किया जाएगा। क्योंकि बाद में इनके टुकड़ों में वर्षों में इनके द्वारा कितना मात्रा उपभोग कीजिए इसका अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। तो जिस वर्ष बिक्री होती है उसी वर्ष इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। यहाँ एक अपवाद ज़रूर है कि यदि आपने एक नया घर बनाया है तो उस पर जो निवेश किया गया है उपभोक्ता के द्वारा उसको व्यय किया गया है, उसको निवेश व्यय के रूप में माना जाता है। और उसका कारण यह है कि एक मकान मालिक द्वारा यदि मकान को किराए पर दिया जाएगा तो उसको किराए के रूप में राशि प्राप्त होगी। तो किराएदार को मकान मालिक को पैसा देना होता है। तो ये जो पैसा देगा वो किराएदार, वो उसकी आय होगी, यानी कि उसके लिए आय अर्जन का स्रोत बनेगा ये मकान। और अगर वो दूसरे को मकान किराए पे नहीं देकर के खुद ही उस मकान में रहता है, यानी कि स्व उत्पादित वस्तु का स्व उपभोग करता है, तो उसका अधिमूल्यक अधिरोपित या इम्प्यूटेड रेंट जो होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो वो माना जाएगा कि उसने खुद को ही मकान किराए पे दे रखा है और वो राशि प्राप्त कर रहा है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि रेंट की जो राशि होगी इम्प्यूटेड रेंट की, वो उसको प्राप्त होने वाली शुद्ध किराए के बराबर होगी। यदि वो दूसरे को मकान किराए पे देता तो उसमें से जो खर्चे उसके होते हैं, यानी कि मकान का मेंटेनेंस का खर्च है, नल बिजली का जो खर्च है, वो रेंट में से माइनस करके उसको प्राप्त होता, जो शुद्ध या नेट रेंट प्राप्त होता, उसी को ही उसकी अधिरोपित आय के रूप में देखा जाता है। चौथा महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पे जो ध्यान रखने वाला है वो कल्याणकारी सार्वजनिक व्यय। सरकार द्वारा पुलिस है, सैन्य प्रशासन है, कानूनी सेवाएं, इसके अलावा समाज कल्याणकारी कार्यों पर भी, जैसे पार्क है, स्ट्रीट है, लाइटिंग है, सिंचाई है, संग्रहालय है, शिक्षा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सड़कों, नहरों, इमारतों आदि पर खर्चा किया जाता है। तो यहाँ यह समस्या यह पता लगाना है कि कौन सा व्यय जो है उपभोग व्यय है और कौन सा निवेश व्यय है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि शिक्षा है, संग्रहालय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, पुलिस है, पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, नागरिक है और न्यायिक प्रशासन है, इस पर जो खर्च होता है वो उपभोग व्यय के रूप में देखा जाता है। क्योंकि इससे जन कल्याण का कार्य होता है, इससे जनता को उनकी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो उत्पादक कार्य होते हैं, जैसे सड़कें हैं, नहर है, भवन बिल्डिंग बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, हॉस्पिटल और स्कूल्स कॉलेजेस बना रहे हैं, तो ये सब जो व्यय हैं वो निवेश व्यय कहलाते हैं। इससे उत्पादन का कार्य गतिशील होता है। रेलवे की लाइन डाल रहे हैं, बिजली की लाइन डाल रहे हैं, तो इस तरीके के जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं सरकारी खर्चे पे, तो ये सब जो है निवेश व्यय के रूप में होते हैं, क्योंकि इससे सरकार को एक समय बाद आय प्राप्त होती है। एक और महत्वपूर्ण तत्व होता है कि रक्षा के ऊपर जो खर्चा होता है, एक तो रक्षा उपकरणों पर, तो रक्षा उपकरण जो होते हैं वो उत्पादक कार्य नहीं माना जाता है, इससे किसी तरह की आय प्राप्त नहीं होती है, तो उसको केवल उपभोग व्यय के रूप में गिना जाता है। और चूँकि रक्षा उपकरण जो है युद्ध के समय में नष्ट हो जाते हैं, उनका उपयोग होकर के वो कंज्यूम हो जाते हैं, तो उनको खपत के रूप में या उपभोग के रूप में ही गिना जाता है। सशस्त्र कर्मियों के वेतन सहित सभी खर्च भी राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं, क्योंकि वो भी सरकार को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, जैसे कि उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं के निहित व्यय को भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाना है। यानी कि स्वभोग, यदि स्व उत्पादन में से कोई स्व उपभोग किया जा रहा है तो उसका इम्प्यूटेड वैल्यू हमें उपभोग एक्सपेंडिचर में शामिल करना है। इसके अतिरिक्त यदि वित्तीय लेन देन हो रहा है, यानी कि शेयर और डिबेंचरों की खरीद और बिक्री हो रही है, उस पर जो व्यय किया जा रहा है उसको हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व स्वामित्व वाले सामान या जैसे स्क्रैप है, उसकी बिक्री पर जो भी व्यय हो रहा है उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त। अब हम चर्चा करते हैं कि तीनों विधियों का एक स्नैपशॉट लें या एक जल्दी से रिवीजन करें, सभी का एक बार दोहराव करें कि मूल्यवर्धित विधि द्वारा किस प्रकार से राष्ट्रीय आय तक पहुंचा जाता है। तो सबसे पहले प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र, मतलब आर्थिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में बांटा जाएगा। प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित सकल मूल्य वृद्धियों, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVA का जो है अनुमान लगाया जाएगा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, और फिर उनका योग निकाला जाएगा, सम टोटल निकाला जाएगा, महायोग निकाला जाएगा।
और वो क्या होगा, GVA मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो उसमें से हम स्थिर पूंजी का प्रत्याय मूल्यह्रास माइनस करेंगे और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप मूल्यह्रास माइनस करते हैं मार्केट प्राइस में से तो वो नेट पे आ जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड से वो बदल जाएगी नेट वैल्यू एडेड में। उसके बाद आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे तो वो मार्केट प्राइस से आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट पर। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अप्रत्यक्ष करों में से सब्सिडी माइनस करेंगे तो वो हो जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी दोनों चीज़ें इसमें समाहित हैं। इस प्रकार से GVA एट एम मार्केट प्राइस में से स्थिर पूंजी का प्रत्याय मूल्यह्रास माइनस कर दिया और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस कर दिया। तो वो किस में बदल गया, आपके ये बदल गया NDP एट फैक्टर कॉस्ट में। और NDP एट फैक्टर कॉस्ट में आप जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट या राष्ट्रीय आय। तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि पहले GVA ज्ञात करना होता है, फिर उसमें से मूल्यह्रास माइनस करेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे और नेट फैक्टर इनकम जोड़ेंगे, तो यहाँ राष्ट्रीय आय आ जाएगी। अब हम बात करते हैं आय विधि की। तो आय विधि में क्या होगा, उत्पादन के अलग अलग साधनों को जो आय प्राप्त हो रही है, शुद्ध प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं, उनका योग करते हैं। तो भूमि को लगान मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, श्रमिकों को वेतन और मजदूरी मिलती है और उत्पादकों को आय या उद्यमी को जो है लाभ प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो एक व्यक्ति अनेक स्रोतों से आय प्राप्त कर रहा है उसको मिश्रित आय प्राप्त हो जाती है। इन सब का जोड़ करेंगे तो वो हमें आ जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो वो हमें मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है। अब हम देख लेते हैं व्यय विधि को पुनः। तो व्यय विधि में क्या हुआ, उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात का योग करते हैं। तो उपभोग व्यय को हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFCE से। इसी प्रकार से गवर्नमेंट सेक्टर के उपभोग व्यय को देखते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFCE से। वो हम लेते हैं निवेश को, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो हमें सकल घरेलू पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारे निवेश को बताता है। इसी प्रकार से चौथा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो ये विदेशों द्वारा शुद्ध जो हमारे उत्पादन खरीदे गए हैं उनका मूल्य को बताता है। तो इन चारों को हम जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमारे को PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो हमें प्राप्त होएगा इससे GDP एट मार्केट प्राइस। और जब GDP एट मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे स्थिर पूंजी को बताने के मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। और जब NDP एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो वो हमें दे देगी NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है। तो इस प्रकार से व्यय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से की जा सकती है। अब अगर हम इन तीनों विधियों द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और उनके आंकड़े में थोड़ी भिन्नता मिलती है तो वो किस कारणों से उत्पन्न होती है या उसको क्या कहा जाता है। तो अगर एक से अधिक विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और उनमें अंतर पाया जाता है तो उसे कहा जाता है अवशिष्ट त्रुटि या रेजिडुअल एरर। और इसका कारण क्या होता है कि अलग अलग विधि द्वारा अलग अलग विधियों द्वारा कैलकुलेशन की जाती है तो उनमें संख्याओं का राउंड अप किया जाता है और उसमें आवश्यक त्रुटियाँ आ जाती हैं। तो ये जो त्रुटियाँ होती हैं वैचारिक या सैद्धांतिक आधार पर नहीं होती हैं, केवल गणनीय त्रुटियाँ होती हैं, तो इनको राउंड अप अवशिष्ट या गणना त्रुटि भी कहा जाता है। इस प्रकार हमारा आय गणना की विधियों का ये चैप्टर समाप्त होता है। एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।